हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिक थिंग्स, राइट। कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन किया जाता है और बेसिक फीचर्स क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या है और कौन कौन सा सिचुएशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर और नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, ऑन रिलीज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, राइट। तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरह से शेयर करेंगे। कंडीशन कुछ है जो फुलफिल होने के बाद ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज हो सकता है। क्या है फर्स्ट कंडीशन? प्रॉपर्टी जो है मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट देयर टू। और बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा ना? बिल्डिंग इंक्लूड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड, रेंटेड और रेंट ऑफ वैकेंट लैंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ वैकेंट लैंड, अगर कुछ वैकेंट लैंड है और उससे रेंट दिया जाता है तो वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन नहीं होगा। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आरसीसी जो है मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आरसीसी जो है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स एंड डीम्ड ओनर ऑल्सो कवर होता है। जो फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट होता है वो भी ओनर के अंदर कवर होता है, राइट। ओनरशिप मस्ट बी एग्जिस्ट इन प्रीवियस ईयर। जिस साल का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अर्न हुआ है उस साल में ओनर का एग्जिस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन द प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। प्रॉपर्टी एनी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस और प्रोफेशन हो गया तो फिर ये इसके अंडर नहीं आकर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। इफ बिजनेस ऑफ लेटिंग देन टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। लेटिंग इनकम और मीनिंग क्या है ना? अगर आप जो जिसे कहते हैं सबलेटिंग, मतलब मैंने आपको रेंट दिया है और आपने किसी और को रेंट में दे दिए तो वो हो गया इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो लेटिंग इज इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। अगर लेटिंग इज इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस देन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कैलकुलेशन हो जाएगा। एंड आरसीसी प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर हिज पार्टनरशिप फार्म नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। अगर आरसीसी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है पार्टनरशिप फार्म के लिए देन ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। बट इफ प्रॉपर्टी इज ओन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली is given on rent to farm in which members of HUF are partner in their personal capacity, then the taxable under income from house property in the hands of Hindu undivided family. Clear? अगर disputed property है कुछ, then person who receive income or enjoy the possession of property are accessible to tax under income from house property, right? तो ये तो था बेसिक थिंग्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ कम्स टू कंप्यूटेशन एट ग्लांस। तो कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है? एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर द पीरियड, इसमें आप मेंशन होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें लेस म्युनिसिपल टैक्स, जो म्युनिसिपल टैक्स है वो माइनस हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, और इसमें फिर हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन सेक्शन 24A जो कि कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये बेसिक है। एंड 24B इज इंटरेस्ट ऑन, मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल ये मैंडेटरी है अगर इफ नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, इफ नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो फिर एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा।
तो डिडक्शन सेक्शन 24A कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एंड सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, राइट। नाउ कम्स टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? सी नॉर्मली क्या होता है ना, इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होता है इनकम के ऊपर, राइट। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है ना, जो टैक्स होता है वो टैक्स इज नॉट चार्ज ऑन द रेंट अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट ऑन द इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब एक ओनर का जितना अर्निंग कैपेसिटी है फ्रॉम सच हाउस रेंट, उससे मैक्सिमम जो है वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सच अर्निंग कैपेसिटी इज टर्म्ड एज एनुअल वैल्यू, वही अर्निंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू, राइट। सो एनुअल वैल्यू इज नो with following factors. What are the factors? First, actual rent receivable. तो actual rent receivable क्या है ना, any sum receivable as rent of the house property for the previous year is an evidence for knowing the earning capacity of the building. Such actual rent receivable is to be computed on accrual basis. जो actual rent receivable होता है वो accrual basis पे calculation किया जाता है, राइट। नाउ कम्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? इट मीन्स द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑन व्हिच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स। सच वैल्यूएशन में ऑल्सो भी टेकन एज एविडेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी, और इससे भी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल अथॉरिटी, राइट। इन मेट्रो सिटीज लाइक चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, municipal authorities charge tax on net municipal value after giving a deduction for repairs being 10% of gross municipal value and an allowance for service tax like sewerage tax, water tax as a percentage of net municipal value। ये सब municipal value से माइनस हो सकता है। हेंस द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या है इन मेट्रो सिटी के अंदर। मेट्रो सिटी बोले तो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चेन्नई, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस स्वेज और वाटर टैक्स एक्सेट्रा, राइट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस से 10% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। उसके बाद भी जितना टैक्स एप्लीकेबल है लाइक स्वेरेज टैक्स, वाटर टैक्स एक्सेट्रा, ये सब माइनस होगा। बट इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज वहाँ पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो है वही होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू, राइट। नाउ कम्स टू फेयर और नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये क्या है ना, फेयर और नोशनल रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी मीन्स रेंट फेस्ड बाई ए सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। सेम और सिमिलर लोकेलिटी में रेंट का जो वेरिएंस आता है इसे कहते हैं फेयर रेंट और नोशनल रेंट। मतलब दो टू प्रॉपर्टी might not be exactly similar, but it is an indicator of rent reasonably expected from the property. An inflated or deflated rent due to emergency, a relationship and such other conditions need to be adjusted to know the fair rent. For instance, you can say a property was let out to a friend for a monthly rent of ₹2,000, which might be let out to another person at the rate of 2,500, राइट। किसी और को 2,500 के हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन आज फ्रेंड को रेंट के आकार में दिया जाता है, इसलिए 500 रुपया लेस में चार्ज किया गया, लेकिन एक्चुअल फेयर था 2,500। इन सच केस फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी 2,500। मतलब जितना मैक्सिमम है उससे हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये है नोशनल रेंट या फिर फेयर रेंट, राइट। नाउ कम्स टू स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो फिर स्टैंडर्ड रेंट क्या है
Standard rent is the maximum rent which a person can legally recover from his tenant under the Rent Control Act prevailing in the state in which the property is situated. जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है उसके द्वारा एक सिलेक्शन होता है कि कितना मैक्सिमम रेंट होना चाहिए. स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट विच इज ए पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट. जितना तक वो लीगली रिकवर कर सकता है फ्रॉम ए टेनेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट. Accordingly, it can be concluded that if the property is covered by the Rent Control Act, then a reasonable expected rent cannot exceed standard rent. Right? तो reasonable expected rent जो है वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस नहीं हो सकता है. मतलब स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट व्हिच ए पर्सन कैन लीगली रिकवर. इससे एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन लेस भी हो सकता है. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट बट कैन बी लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट. मतलब स्टैंडर्ड रेंट से लोअर तो हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जिसे कहते हैं RER, ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस नहीं हो सकता किसी भी हाल में. राइट. नाउ कम्स टू कॉम्पुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट, in step 1, calculate reasonable expected rent of the property being higher of the following: gross municipal value and fair rent of the property. gross municipal value and fair rent of the property, इस दोनों में जो हायर है उससे कहते हैं reasonable expected rent. reasonable expected rent. और ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं है, इसको फिर कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट. सो स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर किया जाएगा, जो लोअर होगा उससे फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जितना हुआ है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. राइट. तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल लेटिंग वैल्यू. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहा जाता है. Now comes to step 2. Calculate actual rent received or receivable for the year less current year on released rent subject to certain conditions. यहाँ हम लोगों को मिल गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और हम लोग को पता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट. राइट. तो इससे फिर कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट के साथ फिर कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द ईयर लेस करेंट ईयर ऑन रिलीज रेंट. ऑन रिलीज रेंट मतलब जो रेंट डूब गया है, जो नहीं मिल सकेगा. राइट. तो ऑन रिलीज रेंट ऑफ करेंट ईयर शैल बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन. कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो ऑन रिलीज रेंट है वो माइनस हो सकता है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, द टेनेंसी जो है इज ए बोनाफाइड होना चाहिए. द टेनेंसी इज ए बोनाफाइड. सेकंड कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी. डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी. Then third important condition is the defaulting tenant जो है is not in occupation of any other property of the assets. defaulting tenant जो है वो किसी other occupation में नहीं होना चाहिए. Right. And fourth important condition is the assessee has taken all reasonable steps. जितने भी reasonable step होना चाहिए that has to be taken by assessee to institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent, or has satisfied the assessing officer that legal proceedings will be worthless. ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो ऑन रियलाइज्ड रेंट होता है वो माइनस हो सकता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल्स. राइट. नाउ कम्स टू स्टेप नंबर 3. कंपेयर द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड टेक द हायर वन. राइट. उसके बाद क्या होगा? Where there is a vacancy
and owing to such vacancy the actual rent receivable minus unrealized rent is less than the reasonable expected rent, then actual rent receivable will be taken as actual rent receivable minus unrealized rent will be taken as gross annual value। मतलब खाली रहने के कारण जितने अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हुआ है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है बिकॉज ऑफ वैकेंट, देन वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट विल बी known as gross annual value. In nutshell, you can say that compute reasonable expected rent कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जीएमवी और फेयर रेंट, इसमें जो हायर होगा वो हो जाएगा जितना भी आएगा, इससे फिर कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से। स्टैंडर्ड रेंट जितना है उसके साथ मैच किया जाएगा और जो लोअर होगा वो होगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। पहले कैलकुलेट किया जाएगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, जो आएगा इसके साथ स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर किया जाएगा। और हम लोगों को पता है कि जो स्टैंडर्ड रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट से रीजनेबल एक्सपेक्टेड कैन नॉट बी एक्सीड, इसमें लेस हो सकता है लेकिन एक्सीड नहीं हो सकता है। देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ ए एंड बी, और इसमें जो लोअर है वो हो सकता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। अगेन इन सेकंड स्टेप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में माइनस होगा ऑन रियलाइज रेंट ऑफ द ईयर। करंट ईयर में जो जितना ऑन रियलाइज रेंट है, मतलब जितना रेंट डूब गया है, नहीं मिलने वाला है, उससे माइनस कर देंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। उसके बाद कंपेयर करेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और जो हायर है वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और ऑन रियलाइज रेंट लेस हो रहा है बिकॉज ऑफ वैकेंसी ओनली, अदरवाइज इट विल बी मोर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, देन इन दैट केस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल minus unrealized rent will be known as gross annual value. Higher of C and D shall be considered as GAV, and however where this actual rent receivable minus unrealized rent of the current year is lower because of vacancy, खाली रहने के कारण अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट लेस हो रहा है विथ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, देन actual rent receivable minus unrealized rent will be treated as gross annual value, right? So this is it all about the computation glance of income from house property। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ICMI मैटेरियल के अंदर जितना इलस्ट्रेशन है वो सब सॉल्व करेंगे। So thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying।